भारत में 60,000 करोड़ का एक ऐसा स्कैम हुआ जिसके बारे में शायद आपने नाम भी ना सुना हो। ये स्कैम इतना बड़ा है कि नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता वाले स्कैम्स की कंबाइंड वैल्यू इससे कम आती है। ये स्कैम था पर्ल ग्रुप स्कैम। वही पर्ल ग्रुप जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे ब्रेट ली और जो एक टाइम पर किंग्स 11 पंजाब का को स्पॉन्सर हुआ करता था। ये एक चिट फंड स्कैम था। अच्छा, आपको शारदा स्कैम तो याद होगा ना, वो जो 2013 में एक्सपोज हुआ था। इसमें इन्वेस्टर्स के 10,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। अरे इस वाले में तो भैया टीएमसी के काफी सारे मिनिस्टर्स का भी नाम आया था। ये भी एक चिट फंड स्कैम था। मेजर न्यूज में ऐसे स्कैम्स तभी कवर होते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जुड़ जाता है, लेकिन ये स्कैम पूरे भारत में धूमधाम से चल रहे हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, बंगाल हो या तमिलनाडु। भारत के अंदर ये स्कैम इतने ज्यादा हैं कि आप अपने देश को चिट फंड स्कैम का कैपिटल भी कह सकते हैं। अब ऐसे स्कैम्स जनरली पुअर लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन भैया इसकी फिक्र ना पॉलिटिशियंस को है और ना ही मीडिया वालों को, इसीलिए इनके बारे में हार्डली कोई बात करता है। लेकिन हम करेंगे ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम क्या है, कितने बड़े लेवल पर भारत में फैले हुए हैं, इनके स्प्रेड होने का मेन रीजन क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इससे बचाने के लिए उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करना। कोई सिसक रहा है तो कोई खो रहा है आपा। आरोप है कि कंपनी ने बैंक से ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोर लिए, लेकिन जब चुकाने की बारी आई तो रातों रात गायब हो गई। मेहनत की कमाई गंवाने से सदमे में आई एक महिला ने जान दे दी, जबकि एक एजेंट ने खुदकुशी की कोशिश की। पंजाब के चमकौर साहिब में चमकी भंगू की किस्मत पर जब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों की नजर पड़ी तो पर्ल के खरबों रुपए के मोतियों पर दाग पड़ने लग गए। पैसा तो एजेंट लोगों ने लिया था, ये सही है, लेकिन पैसा एजेंट लोगों के पास नहीं है, पैसा कहीं चीट हुए हैं। अब स्कैम की बात करें उससे पहले ये तो समझ लो कि ये चिट फंड स्कीम क्या है। देखो, छोटे शहरों में एक शब्द बड़ा कॉमन होता है कि कुछ लोग मिलके ना कमेटी डाल रहे हैं। ये एक तरीका होता है जिसमें कुछ जान पहचान के लोग मिलके हर महीने एक फिक्स अमाउंट एक जगह डिपॉजिट करते हैं और साइक्लिक ऑर्डर में एक इंसान को पूरा पैसा मिल जाता है महीने दर महीने। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, सबने 10,000 रुपए लगाए, तो अब ये जो 50,000 रुपए हुए ये 5 में से किसी एक इंसान को मिल जाएंगे और ये डिसाइड होता है लकी ड्रॉ से, या फिर जिसको उस महीने ज्यादा जरूरत है उसको दे दिए जाते हैं। अब इससे पहले आप ये सोचो कि पैसा ही पैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि हर इंसान को 5 महीने में सिर्फ एक ही बार 50,000 रुपए मिलते हैं और उसको 5 महीने तक 10,000 रुपए जमा करते रहने होते हैं। ये बेसिकली एक तरीका है कि कुछ लोग मिलके अपनी सेविंग भी कर लेते हैं और अगर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी फुलफिल हो जाती है। अब इसी बात को अगर आप लार्ज स्केल पे स्ट्रेच कर दो तो यही होता है चिट फंड स्कीम। बस इतना सा डिफरेंस है कि चिट फंड में 2-4 नहीं बल्कि हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं और सारा पैसा किसी एक इंसान को नहीं दे सकते, इसलिए एक फिक्स इंटरवल पर बिडिंग होती है। जिसकी बिड सबसे कम आई उसको उतना पैसा मिल जाता है और बाकी बचा हुआ पैसा सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है इक्वली। और इसमें चिट फंड जो ऑपरेट करता है, जिसे चिटस्टर भी बोलते हैं, वो अपना कुछ कमीशन काट लेता है। अब ये चिट फंड बेसिकली ट्रस्ट पे चलते हैं और जहां पे ट्रस्ट वहां धोखेबाजी, जहां सोच वहां शौचालय। तो अगर ये चिट फंड ऑपरेटर धोखेबाजी पे उतर आए तो सारा पैसा कलेक्ट करके भाग जाता है और वहीं से ये स्कीम स्कैम में कन्वर्ट हो जाती है। अब चिट फंड अपने आप में कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इनमें इतने सारे स्कैम्स होते हैं कि इन्हें अनसेफ तो बोला जा सकता है। तो सवाल ये है कि भारत में ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? वेल, इसके लिए तो भैया आपको हमारे साथ हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। देखो, बात है 1887 की। उस टाइम पर मालाबार डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर विलियम लोगन ने अपनी किताब में चिट फंड कल्चर के बारे में पहली बार लिखा था। उन्होंने कहा कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके बीच में इस तरह की स्कीम चलती है, तब इस स्कीम को पूरी सिस्टम बोला जाता था। फिर 1894 में एडिथ सिमकॉक्स ने भी बताया कि ऐसा कुछ सदर्न भारत में स्पेशल इवेंट्स जैसे शादी वगैरह के लिए पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद 1930s में केरला के अंदर 166 बैंक्स चिट फंड स्कीम चला रहे थे। फिर 1969 आया और धीरे धीरे ये स्कीम और पॉपुलर होने लगी। तब केरला की गवर्नमेंट ने पहला स्टेट रन चिट फंड निकाला, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। अब इसका पर्पस ये था कि भैया जो प्राइवेट चिट फंड है जो थोड़ा बहुत धोखेधड़ी भी कर देते हैं,
इनसे लोग बचें और सरकारी चिट फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ऐसे धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही और ये चीजें बाकी स्टेट्स में भी जाने लगी और इनको कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब ने चिट्ठी एक्ट पास करे और 1975 में केरला चिट्टीज एक्ट भी आ गया। इन एक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट मेजरली प्राइवेट चिट फंड्स को कंट्रोल करना चाहती थी ताकि जो बैड एक्टर्स हैं वो इससे निकल सके और इस चीज का इंपैक्ट भी दिखा। साल 2000 तक केरला के अंदर चिट फंड बिजनेस में 77% गवर्नमेंट वाले चिट फंड स्कीम में ही पैसा जा रहा था। अब ये सब देखते हुए 1982 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक चिट फंड का एक्ट पास कर दिया, लेकिन इसके साथ ये बात भी बोल दी कि जो चिट फंड्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स ही मैनेज करेंगे, ये आरबीआई और सेबी के अंडर नहीं आएंगे। इसीलिए हर स्टेट में अलग अलग लेवल पर कंट्रोल की वजह से करप्शन भी चिट फंड में काफी देखा जाता है। ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना भी ऑफिस। और मोस्टली चिट फंड स्कैम्स में आप देखोगे स्टेट लेवल के लीडर्स का भी नाम इसीलिए आता है। अब ऐसे स्कैम सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं होते बल्कि अक्रॉस भारत आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल भारत में रजिस्टर्ड चिट फंड कंपनीज का टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सिर्फ रजिस्टर वालों की बात है, अनरजिस्टर्ड तो और भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में स्कैम्स भी बड़े सारे होते हैं। सबसे पॉपुलर स्कैम्स की अगर बात करें तो शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम और पर्ल ग्रुप स्कैम के नाम सामने आते हैं। ये शारदा और रोज वैली तो वेस्ट बंगाल से आते हैं और पर्ल ग्रुप वाला पंजाब में था। और इसी साल छत्तीसगढ़ सरकार ने भी चिट फंड स्कैम्स के 30 करोड़ रुपए रिकवर करके इन्वेस्टर्स को वापस दिलवाए थे। और अभी लास्ट ईयर ओडिशा की बात करें तो 10 करोड़ का चिट फंड स्कैम वहां से भी सामने आया था। और इसी तरह से भारत के अलग अलग शहरों, अलग अलग छोटे बड़े स्टेट्स में चिट फंड के कई सारे स्कैम्स वाले मामले सामने आते रहते हैं। तो अब सवाल सीधा सा है कि भारत के अंदर इतनी चिट फंड की स्कीम क्यों चलती है? और इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। इस भारत के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी, इन दोनों की ही भारी मात्रा में कमी है। देखो, अर्बन एरियाज में ज्यादातर सबके पास बैंक अकाउंट रहता है, लेकिन जब लोन की बात आती है तो सिर्फ अकाउंट से काम नहीं चलता, सिविल स्कोर देखा जाता है। लेकिन डेटा देख के पता चलता है कि अच्छा तो छोड़ दो, क्रेडिट स्कोर ही सिर्फ 16% लोगों के पास है और इसमें से भी ऑलमोस्ट आधे लोगों का स्कोर 750 से कम आता है। अब कम सिविल स्कोर का मतलब होता है कि भैया आपको बड़ी मुश्किल से लोन मिलेगा और मिल गया तो बहुत हाई इंटरेस्ट लगाएगा बैंक। और एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर 22 करोड़ ऐसे लोग जिन्हें लोन मिल सकता है, उनमें सिर्फ 7 करोड़ लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। अब यही लोग जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है या हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ये लोग चिट फंड वाले स्कैम में या चाइनीज लोन ऐप स्कैम में बड़ी इजीली टारगेट बन जाते हैं। और बात ये भी है कि मोस्टली रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो लोग पेपर वर्क, सरकारी काम, साइन करना, इन सबको बड़ा हेक्टिक समझते हैं, अवॉइड करते हैं, डरते हैं। बहुत से लोगों को तो साइन करना तक नहीं आता है। ऐसे में वो लोग लोन लेने के लिए बैंक जाने को एक झंझट मानते हैं और वो लोकल साहूकार से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना प्रेफर कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को भी चिट फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ और इजी ऑप्शन लगता है। तो एक तरह से देखो, जब भारत में बैंकिंग का एक्सेस बहुत कम लोगों के पास था, ये चिट फंड वाला जुगाड़ बड़ा सही बैठ रहा था, जिससे छोटे छोटे अमाउंट में लोग अपना पैसा जमा करते थे, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता था और जब कभी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हुई तो वो भी मिल जाता था। लेकिन ऐसे में यहाँ पर इतने बैड एक्टर्स इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने इन गरीब लोगों का ट्रस्ट का फायदा उठाया और इस लेस रेगुलेटेड सिस्टम में लूप होल निकाल के स्कैम करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में कई सारी चिट फंड स्कीम्स स्कैम में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि इतना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स हैंडल कर रही है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई और सेबी जो बाकी सारी फाइनेंशियल चीजों पर नजर रखते हैं, उसके रेगुलेशन से भी चिट फंड्स बाहर रहते हैं। प्लस इसमें पैसे भी जो लगे होते हैं वो हजारों लाखों लोगों के लगे होते हैं, लेकिन वो सब बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो जो चिट फंड ऑपरेटर, उसे भी पता है कि अगर वो पैसा लेके भाग गया तो इनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो इस केस को ट्रैक करे, फॉलो अप करे और उसे पनिशमेंट दिलवाए। तीसरी प्रॉब्लम है सिस्टम की। मोस्टली जो चिट फंड के केसेस में आप देखना, लोकल पॉलिटिशियंस का नाम जरूर इन्वॉल्व होता है। जैसे शारदा और रोज वैली स्कैम्स में फॉर्मर एमपी कुणाल घोष और तपस पॉल का नाम आया था, या पर्ल ग्रुप वाले केस में पंजाब के एक फॉर्मर एमएलए को बुक किया गया था। अब जब सारा काम स्टेट गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है और उसमें पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है,
तो ऐसे में इन स्कीम्स को स्कैम बनने में देर कैसे लग सकती है? और जब से चिट फंड के नाम से इतने सारे स्कैम खुलने लगे तब से चिट फंड्स का नाम काफी ज्यादा खराब हो चुका है। इनफैक्ट चिट फंड सुनने में भी स्कीम से पहले स्कैम वर्ड ही दिमाग में आता है। लोग अब चिट फंड स्कीम में ट्रस्ट करने से डरते हैं। इसकी वजह से इसकी मार्केट कमजोर होती जा रही है। जो बाकी कसर थी वो इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल्स ने पूरी कर दी। इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट अब अलाउड नहीं है, तो अब इनको चेक लेना पड़ता है। और जो मोस्टली लोग चिट फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं रहता, वो चेक में कहां से पैसा देंगे। इसीलिए चिट फंड स्कीम चलाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो चिट फंड चलाते हैं उनको मैंने बताया था वो कमीशन अपना लेते हैं, वो जनरली 5% कमीशन लेते हैं। लेकिन अब इनकी अर्निंग पे सरकार ने 12% जीएसटी लगाना चालू कर दिया। इसीलिए कई सारे चिट फंड चलाने वाले लोग कंप्लेन करते हैं कि भैया अब इसमें ज्यादा प्रॉफिट बन नहीं रहा है। अब देखो, वैसे चिट फंड स्कीम देखा जाए तो गरीबों के लिए एक लंबे टाइम तक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट का टूल था, लेकिन जिस तरह से इसमें इतने सारे स्कैम सामने आए हैं, मैं मानता हूं कि इससे बेटर है कि ये स्कीम ना चले और गवर्नमेंट कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ें। और जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं उनको अगर छोटे मोटे लोन मिलने हैं तो उसके साधन आसान किए जाएं, ताकि वो अपनी इमरजेंसी वाली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस तरह के शेडी सिस्टम से बच सके। तो ये थी चिट फंड स्कैम के ऊपर हमारी पूरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।